हेलो एवरीवन। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शंस देख रहे हैं हम लोग। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हमने देखे हैं। अब हम जो देखने जा रहे हैं बेसिकली कल मतलब प्रीवियस वाला जो लेक्चर हमारा हुआ था वो प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने देखा था कि वहाँ पे जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, वो तो हमने देखा। उसके पहले कैनिज़रो रिएक्शन और क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन क्या होते हैं वो भी हमने वहाँ पे देख लिया था। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर अगेन, बिकॉज क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन में मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट जैसे बना के दिया था और मैंने ये कहा था कि यहाँ पे हमने अल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया है, बट वहाँ पे जब आगे का लेक्चर होगा मतलब आज के लेक्चर में हम एक कीटोन का भी एग्जाम्पल वहाँ पे लेने वाले हैं। सो इन दिस वे वी हैव टू बेसिकली फोकस ऑन क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर देती हूँ प्रीवियस जो भी लेक्चर हुआ है उसके बारे में। कैनिज़रो क्रॉस कैनिज़रो तो देखा ही था। कैनिज़रो रिएक्शन हो या क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन हो, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिएक्शन अल्डिहाइड में होती है और ऐसे अल्डिहाइड वहाँ पे होने चाहिए जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस ना हो। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वैसे ही रिएक्शंस में आपको क्या दिखाई देगी, वहाँ पे कैनिज़रो रिएक्शन वहाँ पे दिखाई दे सकती है। अदरवाइज़ और एक चीज़ है हमने देखी कि कैनिज़रो रिएक्शन तो ठीक है, वहाँ पे सेम अल्डिहाइड के या वहाँ पे सेम अल्डिहाइड जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड है, उसके आप 2 यूनिट्स वहाँ पे यूज़ करते हो, वो तो ठीक बात है। बट अगर क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन में क्या होता है, वहाँ पे क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन जो है वहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड अगर आप लेते हो तो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो हमेशा से वहाँ पे फॉर्मिक एसिड ही फॉर्म करेगा और बेंजाल्डिहाइड जो है वो बेंजाइल अल्कोहल ही फॉर्म करेगा। मतलब फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा नॉन इनोलाइजेबल जो अल्डिहाइड है उनकी हमने बात की थी। तो नॉन इनोलाइजेबल तो पता है आपको कि जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं होता है उस पर्टिकुलर अल्डिहाइड को नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड कहा जाता है। तो क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस वेयर वी फाइंड फॉर्मल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही थी। ये पॉइंट्स जो है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट डाउन करते जाओ और जो भी यहाँ पे हो रहा है, जो भी यहाँ पे लेक्चर्स में ले रही हूँ, हर एक पॉइंट आपके पास वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी होता है नोटबुक में। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। दे वर वेरी सिंपल। उसका थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इतना डिस्क्रिप्शन अभी मैं नहीं देने वाली बिकॉज वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अल्डिहाइड जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। कीटोन दे रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट विद द हेल्प ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, with the help of alkaline KMNO4, with the help of CrO3, they get converted into mixture of carboxylic acid. I am talking about ketone. अल्डिहाइड में हम क्या करेंगे, अल्डिहाइड कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अल्डिहाइड के बेसिकली ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, वहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो हम वहाँ पे ये यूज़ करेंगे मतलब एसिडिफाइड KMNO4, K2Cr2O7, Na2Cr2O7 और इवन डाइल्यूट HNO3 कैन बी अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन वी यू हैव टू ऑक्सीडाइज द अल्डिहाइड इनटू पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इन दिस वे ऑक्सीडेशन की प्रोसेसेस हमने देखी थी, रिएक्शंस भी मैंने यहाँ पे लिए थे। नेक्स्ट टू इट रिडक्शन टेक्स प्लेस इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। वो इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था जहाँ पे हमने कंप्लीशन थोड़ा करके वो लेक्चर जो है वो वहाँ पे स्टॉप किया था। तो रिडक्शन इन अल्डिहाइड मतलब क्या है, अल्डिहाइड जो होता है, अल्डिहाइड बेसिकली वहाँ पे C+O वहाँ पे जो ग्रुप है वो CH2 में वहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। मतलब C+O कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप वहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट होता है। दिस इज़ व्हाट द रिडक्शन इन अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, यही हम देखने वाले हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन में रिडक्शन किस तरीके से
हो सकता है। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर केस है बेसिकली यहाँ पे कि अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन जब हम बोलते हैं तब हम ये बात कर रहे होते हैं कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मिथाइलिन ग्रुप में। मिथाइलिन ग्रुप में आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो। सो रिडक्शन दो टाइप के हैं। अब यहाँ पे एक क्लेमेंसन रिडक्शन है और दूसरा वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। होती एक ही चीज़ है वहाँ पे, C डबल बॉन्ड O जो है मतलब कार्बोनिल जो है वो कार्बोनिल को मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है। होती एक ही चीज़ है, बट आपको ये जानना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे जैसे जिंक अमालगम जो है वो जिंक अमालगम हम यूज़ करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सो वो करके हम कार्बोनिल ग्रुप को CH2 ग्रुप में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन की, वुल्फ किश्नर में थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्टिव वे ज़्यादा आ जाता है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में जो भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो, चाहे वो अल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, पहले वो हाइड्राजाइन के साथ रिएक्ट करता है, देन इट विल फॉर्म रिस्पेक्टिव हाइड्राजोन। ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर हाइड्राजोन अगेन रिएक्ट्स विथ KOH, मतलब वार्म किया जाता है इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट कॉल इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये सॉल्वेंट वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ टिपिकल अल्कीन। अल्केन में वो कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस वे we have successfully completed a previous lecture at this particular point। और मैंने ये भी कहा था आपको, मैंने एग्जाम्पल लिया था एसिटाल्डिहाइड का और प्रोपैनल का, यही एग्जाम्पल्स मैंने लिए थे, मतलब अल्डिहाइड के एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, कीटोन के एग्जाम्पल मैंने नहीं लिए थे। वही मैं अब यहाँ पे देने जा रही हूँ आपको क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन के कीटोन के रिस्पेक्ट में एग्जाम्पल हम देखने वाले। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सपोज़ मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करवाना चाह रही हूँ क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में 4 हाइड्रोजन्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। यू हैव टू मेंशन ओवर हियर जिंक अमालगम यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये यहाँ पे होना ही चाहिए, तब जाके इट इज़ गोइंग टू बी अ क्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्ड O है ये CH2 में कन्वर्ट होगा। वही करो, CH3 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 क्या फॉर्म हुआ आपका, एक अल्केन यहाँ पे फॉर्म हुआ, C3H8 करके जो अल्केन है वो यहाँ पे आपका फॉर्म हुआ। नेक्स्ट इसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ, इसी पर्टिकुलर प्रोपैनोन या एसीटोन के साथ हम क्लेमेंसन रिडक्शन करके देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, कंडीशंस में यहाँ पे सीधे से लिख रही हूँ। यहाँ पे NH2 NH2 होगा। यहाँ पे सेकेंड कंडीशन जो है बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे KOH है, यहाँ पे हीट है और यहाँ पे CH2O, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी CH2 होगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। इस तरीके से इथाइलिन ग्लाइकॉल हम यूज़ करेंगे। सेकेंड कंडीशन भी मैंने लिख ली, यही होगा। C डबल बॉन्ड O जो है वो कन्वर्ट होगा CH2 में, CH2 और यहाँ पे CH3। सो दोनों में जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, दोनों में भी प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है, सिंपल प्रोडक्ट्स और सेम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द कंडीशंस यू आर यूजिंग, द कंडीशंस वेयर वी आर यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स। यही डिफरेंस है बस, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन में यही आपको डिफरेंस है। ऊपर का अगर देखा गया तो वो क्लेमेंसन रिडक्शन है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन ये नीचे वाला है। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन को, कार्बोनिल ग्रुप वाले ऑक्सीजन को अगर आप रिमूव करते हो तो आपको एट अ टाइम वहाँ पे 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत होने वाली है। ठीक है, सो उस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर बिल्कुल भी कुछ याद नहीं आ रहा तो एक चीज़ याद रखो कि जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस है वहाँ पे CH2 आपको मेंशन करना होगा, बट ध्यान रखो कि वहाँ पे कार्बन की वैलेंसी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि CH2 हो जाता है और कई सबस्ट्रेट में H रह जाता है, कार्बन की वैलेंसी आपकी एक्सीड होती है या कम हो जाती है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ब्लैंकली मत सोचो, उस पर थोड़ा सा फोकस करो कि क्या क्या चीज़ें हम देख रहे हैं, कैसे हमें देना है, हमें कार्बोनिल ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब सपोज़ मैंने आपको कहा कि यहाँ पे है CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। क्या करने वाले हो, इट इज़ ब्यूटेन टू ओन।
ठीक है। ब्यूटेन 2 जो है वो हमने यहाँ पे देखा है। अब इसका क्या करोगे आप, इसका अगर आपको रिडक्शन करना है क्लेमनसन से सोचो या आपको वुल्फ किश्नर से सोचो और आपको डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट उन्होंने पूछा है, अगर ये फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो डायरेक्टली ये प्रोडक्ट लिखो, अदरवाइज़ स्टेप वाइज आपको मेंशन करना पड़ेगा कि पहले एसीटोन का वहाँ पे हाइड्राजाइन के साथ रिएक्शन, फिर हाइड्राजोन फॉर्म हो रहा है, फिर आगे वो KOH के साथ हीट और इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट वहाँ पे यूज़ होगा एंड देन यू विल गेट अ रिस्पेक्टिव यू कैन से प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा अगर अलग से शॉर्ट नोट आती है तो। अगर ऐसा है शॉर्ट में मतलब पूछा गया है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स कंडीशंस आर गिवन ओवर हियर, सो डोंट राइट द ओवरऑल रिएक्शन, जस्ट राइट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये C+O है, ये यहाँ पे कन्वर्ट होगा CH2 में। सो यहाँ पे बेसिकली आपको फिर से अल्केन का प्रिपरेशन मिलेगा। अब ये अल्केन के प्रिपरेशन में भी ना थोड़ा सा मतलब ये होगा कि 11th स्टैंडर्ड में के टेक्स्ट बुक अगर आप देखोगे, पता नहीं है मतलब इतना अभी ये पता नहीं, बट 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में अल्केन के नंबर ऑफ़ प्रिपरेशन मेथड्स आपको दिए हुए हैं, उसमें ये होगा, नहीं होगा तो आप ऐड कर लेना, क्योंकि अल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड्स भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड में भी ये यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज 12th CET में जो पोर्शन दिया हुआ है जिसमें 11th के कुछ टॉपिक्स आते हैं, 9 टॉपिक्स है, उसमें अल्केन भी वहाँ पे मेंशन है, तो उस तरीके से भी अगर आप देखो इस चीज़ को तभी भी वो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो इन दिस वे बेसिकली वी हैव completed reduction processes taking place in aldehydes and ketones as well। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ने वाले हैं, कहाँ किसकी तरफ, हम बढ़ने वाले हैं वहाँ पे एरोमेटिक अल्डिहाइड जैसे बेंजाल्डिहाइड की तरफ हम बढ़ेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पे हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो रही है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको HNO3 यूज़ करना है। HNO3 बेसिकली यूज़ करके हम दिखाना चाह रहे हैं वहाँ पे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजाल्डिहाइड में कैसे हो रही है और मेटा डायरेक्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे बन रहा है। सो लेट्स सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में वहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं। बिकॉज एक है कि यहाँ पे CHO एंड CO ये जो ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, ये जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, बोथ ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बाय इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एंड बाय रेजोनेंस इफेक्ट एज वेल। दोनों भी ग्रुप्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर वो विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली एक चीज़ है कि दे एक्टिवेट द बेंजीन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। बेंजीन रिंग को वो क्या कर देते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजिशन को डीएक्टिवेट करते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब बोलने का मतलब ये है बेसिकली कि अगर आप वहाँ पे बेंजीन से अटैच डायरेक्टली CHO ग्रुप देख रहे हो, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच CO ग्रुप वहाँ पे देख रहे हो, तो आप समझ लेना वहाँ पे कि CO या CHO ग्रुप जो है उससे क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजिशंस जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ब्लॉक हो गए। ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम नहीं कर सकते बिकॉज बोथ द ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, सो वहाँ पे बची कौन सी, फिर कौन सा वहाँ पे पोजीशन जो है बेंजीन में वहाँ पे रह गई, मेटा पोजीशन। सो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाले हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड या कीटोन में, वो आपको कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं, मेटा डायरेक्टेड प्रोडक्ट ही आपको मिल सकता है, बिकॉज CHO एंड CO ग्रुप अल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बाय रेजोनेंस इफेक्ट से देखो या बाय इंडक्टिव इफेक्ट से देखो, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करते हैं। सो उस वजह से वो क्या कर रहे हैं, बेंजीन में से ऑर्थो और पैरा पोजिशन को ब्लॉक कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब आप बोलो कि मैम यहाँ पे तो आपने सिर्फ नाइट्रेशन दिखाया है,
सो नाइट्रेशन एक ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है क्या? बिल्कुल नहीं, नाइट्रेशन हो सकता है, सल्फोनेशन हो सकता है, हेलोजिनेशन जो है वो भी वहाँ पे हो सकता है। बट याद सिर्फ ये रखना होगा कि ये जो रिएक्शंस यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके हो रहे हैं, उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेटा डायरेक्टेड प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा। तो वही दिया है कि मेटा प्रोडक्ट इज़ फॉर्म, मेटा डायरेक्टेड प्रोडक्ट बोलो या मेटा प्रोडक्ट बोलो, इट इज़ वन एंड द सेम। सो यहाँ पे मैंने लिया है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड इज सेड टू बी ऑल्सो सेड टू बी बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, ठीक है, क्योंकि ये बेंजीन है और ये CHO ग्रुप जब रिंग के बाहर होता है तो उसे कार्बाल्डिहाइड बोलने की वहाँ पे एक मेथड है, ये हम बोल सकते हैं। सो बेंजाल्डिहाइड बोलोगे तो एक्सेप्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे HONO2 इस तरीके से लिखा है, एक बाइफर्गेशन की तरह वहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि NO2 आगे जाके मेटा पोजिशन को अटैच होगा, ठीक है। सो यहाँ पे HONO2 मतलब HNO3 है, वो HNO3 है, बट कौन सा HNO3 हमने यूज़ किया है? कॉन्सनट्रेटेड HNO3 हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड HNO3, concentrated H2SO4, what it is called as, it is nothing but your nitrating mixture, and this reaction is nothing but nitration of benzaldehyde, ठीक है। सो यहाँ पे नाइट्रेशन है, यहाँ पे CHO आपका है। अब इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन कौन सी है वो देखो, ये यहाँ है, मतलब ये दो ऑर्थो है और ये मेटा है। ये NO2 आपका मेटा पोजीशन पे आपने क्या कर दिया? अटैच किया, और उसके साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया। सो इन दिस वे, इसी तरीके से सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन हो सकता है, नहीं होगा ये मैंने नहीं कहा है। इवन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो सेज दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लाइक सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, ये प्रोसेसेस यहाँ पे हो सकती है। बट प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो ना ही ऑर्थो डायरेक्टेड प्रोडक्ट होगा, ना ही पैरा डायरेक्टेड प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट होगा मेटा डायरेक्टेड, बिकॉज बेंजीन रिंग से CHO ग्रुप अटैच है, सिर्फ CHO ग्रुप अटैच है। बेंजीन रिंग से जो भी आपका कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, वो अटैच है। तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, एंड इस वजह से बेंजीन रिंग में जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन है, वो बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जो जुड़ जाता है जिस पोजीशन पे, वो सिर्फ कौन सी बाकी रही? मेटा पोजीशन। सो मेटा पोजीशन पे वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बेंजाल्डिहाइड का आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो ये यहाँ तक हमने कवर अप किए हैं ऑल द रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू अ वेरी सक्सेसफुल मैनर, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं टूवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब आप बोलोगे मैम ये तो क्या था? ये तो था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें हमने अल्डिहाइड कीटोन के कुछ लेबोरेटरी टेस्ट भी देखे थे, कुछ नेम रिएक्शंस भी देखे थे, कुछ ऐसे बहुत ही प्राइम रिएक्शंस है जैसे अल्डोल, कैनिज़रो, वुल्फ किश्नर, क्लेमेंसन, ये भी यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। सो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग आगे आए थे और यहाँ तक हमने कंप्लीशन किया हुआ है हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी भी बाकी है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो हमने पढ़ लिए, प्रिपरेशन मेथड्स तो हमने पढ़ लिए, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो हमारे बाकी है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो हम देख रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहला पार्ट हम जो देखने जा रहे हैं वो है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फर्स्ट है, ठीक है। इसके बाद आएंगे लैब टेस्ट रहेंगे, इसके बाद आएंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कर करके वो कंप्लीट होगा पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा मैटर फिर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, यू हैव टू फोकस इट ऑन अ मतलब ये है कि लार्जेस्ट एक्सटेंट पे आप इसे फोकस करो। जितना भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, जितना भी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ,
हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट होगा CET पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि इस पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी गड़बड़ हो जाती है फिर, कि हम क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव जो है वो पढ़ने का वो हम सोचते ही नहीं है कभी कि डिस्क्रिप्टिव चीज़ें दी है वो पढ़नी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को लेक्चर होने के बाद तो पढ़ना ही पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाउ विल वी जज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एनी ऑफ एसिड, फॉरगेट अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक कैरेक्टर जब हमें जज करना होता है तो नंबर ऑफ़ H+ आयंस जो होते हैं उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, जज करते हैं। मतलब दिया हुआ सब्सटेंस जो है वो कितना एसिडिक है ये देखने का एक ही तरीका हमारे पास होता है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, वो उसके एक्वस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ़ H+ आयन देता है, या H+ आयन का एक्सटेंट कितना है उस पर डिपेंड करती है उस सब्सटेंस की एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें वही करना होगा, एसिडिक कैरेक्टर हमें ढूंढना है। तो चलो, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसको मैंने वाटर के साथ मिक्सअप कर दिया, मतलब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक रिएक्शन होगी जहाँ पे RCOO माइनस आपको यहाँ पे मिलेगा, RCOO माइनस आपको मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन जो है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, एंड यहाँ पे +H3O+ आयन मिलेगा, ठीक है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, ये तो एसिड है बट इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ये है कॉन्जुगेट बेस RCOO माइनस, मतलब इसे क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन, ये है आपका कार्बोक्सिलेट आयन। अब एक चीज़ को आपको याद रखना होगा कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एसिडिटी के बारे में डिस्कशन अगर हम वहाँ पे कर रहे हैं, तो एसिडिटी के बारे में जैसे ही हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको एसिडिटी का डिस्कशन कैसे लेना होगा, बेसिकली यहाँ पे RCOO H2O और यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। सो कार्बोक्सिलेट आयन कितना स्टेबल है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन अगर वहाँ पे स्टेबल होगा तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड की एसिडिटी भी क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ये RCOOH है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन जाने पर क्या मिल रहा है आपको, RCOO माइनस है, ठीक है, ये स्टेबल है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन जाने से इस आयन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये खुद में ही स्टेबल हो सकता है, खुद ही स्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन जाने से अगर फ़र्क पड़ता तो क्या होता, ये जो पर्टिकुलर एसिड है, ये एसिड का ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल नहीं कहलाता। यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2 के प्रेजेंस में ये यहाँ पे हो सकता है। अब ये प्रेजेंस में अगर वहाँ पे हो रहा है तो व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, इट मीन्स दैट कार्बोक्सिलेट आयन आपका क्या होगा, वहाँ पे स्टेबल होगा, कार्बोक्सिलेट आयन बहुत स्टेबल होगा, उसे हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, उसे ये अगर स्टेबल नहीं होता तो ये क्या करता, हाइड्रोजन को जाने नहीं देता, हाइड्रोजन को वहाँ पे पकड़ के रखता, सो दैट हाइड्रोजन को पकड़ के रखता मतलब क्या है, हाइड्रोजन वहाँ पे रिलीज़ नहीं होता और ये पर्टिकुलर कंपाउंड एसिडिटी नहीं दिखा सकता, ठीक है। सो पर्टिकुलर कंपाउंड की एसिडिटी ये जो है ये जज हम कर सकते हैं इसके कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी के ऊपर। सो हम इसका डिस्कशन हम करेंगे, RCOO माइनस जो हमारा आयन है उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। देखो R यहाँ पे C+O, यहाँ पे O माइनस, एक्चुअल में ऐसा नहीं है बट जस्ट मैंने दिखाने के लिए स्ट्रक्चर निकाला है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन को आपके जो 11 के टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके से भी दिया है, वही मैं आपको दिखा देती हूँ, वो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। RCOO माइनस का यहाँ पे R है, ये C+O है और यहाँ पे O माइनस है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, दिखाने की कोशिश की है। दिस इज़ योर कार्बोक्सिलेट आयन।
अब ये कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करना है, बिकॉज हमने अभी कहा कि जितना कार्बोक्सिलेट आयन जो होगा वो स्टेबल होगा, तब उस पर्टिकुलर कंपाउंड की एसिडिक नेचर भी उतना ही वहाँ पे अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आ सकता है, ये इधर जा सकता है। रेजोनेंस में यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, आर की पोजीशन पे, सी की पोजीशन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे O माइनस। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो दोनों स्ट्रक्चर आप अच्छे से देखो, दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। दोनों स्ट्रक्चर क्या है? आइडेंटिकल है। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे निकाल सकते हैं हम? यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड निकालने का यहाँ पे एक तरीका है, जैसे इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड हम दिखा सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको, कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है, कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये तो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, इनको अलग रखो। ये फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर जो है ये वहाँ पे आइडेंटिकल है। देखो आप, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, आइडेंटिकल, सिमिलर, बहुत सिमिलरिटी वहाँ पे है। और हमने ये भी पढ़ा है लास्ट 11th के स्टैंडर्ड में, आपने ये पढ़ा होगा, और मैंने भी लेक्चर में ये चीज़ें पढ़ाई है आपको, जब मैं रेजोनेंस इफ़ेक्ट आपको पढ़ा रही थी, रेजोनेंस के बारे में आपको बता रही थी, तब मैंने ये चीज़ आपसे डिस्कस की थी कि अगर बेसिकली यहाँ पे इस तरीके के आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आपको ज़्यादा मिलते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर जो भी एक आयन होता है, कंपाउंड होता है, वो बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। हमने डिस्कशन किया था कि रेजोनेंस जो है वो रेजोनेंस का स्टेबल होना, रेजोनेंस का जो स्टेबल होना है, वो स्टेबल होना अगर हमें वहाँ पे दिखाई देना चाहिए, या रेजोनेंस कैसे स्टेबल होता है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, ये अगर हमें जज करना है, तो हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरिया थे। उसमें एक क्राइटेरिया ऐसा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा रहेंगे उतना वो वहाँ पे क्या रहेगा, वो स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। और एक क्राइटेरिया ये भी था वहाँ पे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर कम भी रहे, तो इसमें अगर उस कम स्ट्रक्चर्स में अगर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स आपको वहाँ पे मिलते हैं, तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होना इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलेट आयन का ज़्यादा स्टेबल नेचर हम वहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस के जो रूल्स रेगुलेशन है, रेजोनेंस के जो गाइडलाइंस है, उसी के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑन कार्बोक्सिलेट आयन ऑन शोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, दो तो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दो तो है, और वो दोनों के दोनों भी कैसे दिखाई देते हैं, आइडेंटिकल नेचर में वहाँ पे दिखाई देते हैं। सो इन दिस वे वी हैव वेरी वेल एक्सप्लेन्ड अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, एंड हेंस ये स्टेबल है, इसलिए आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे मतलब वो एसिडिक नेचर दिखा सकता है। एसिडिक नेचर ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट वो एसिडिक नेचर दिखा सकता है। ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप मिनरल एसिड के साथ कंपेयर करते हो, लाइक HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, H3PO4 है, H3PO3 है, ये जो मिनरल एसिड्स है, उनके साथ अगर आप उनको कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर कर रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो मिनरल एसिड से वीक होते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो मिनरल एसिड से क्या होते हैं, वीक होते हैं। उसके रीजंस अलग है, वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, बट जस्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो मिनरल एसिड से क्या होते हैं, लीस्ट लो एसिडिक नेचर वहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा होपफुली। इस तरीके से एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते। यू हैव टू रिमेंबर ओनली 2 to 3 पॉइंट्स इन एसिडिटी, एसिडिक कैरेक्टर, और यू कैन से एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, विच इज़ कि यहाँ पे RCOOH है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब एक्वस मीडियम में आएगा, तब वहाँ पे वो क्या देगा, RCOO माइनस, मतलब उस कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस तैयार होगा, ठीक है। और वो बेस स्टेबल है या नहीं, उसके जजमेंट के बेसिस पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये बेस काफ़ी अच्छे से स्टेबल है,
क्यों स्टेबल है मैंने बताया आपको, RCOO माइनस, RCOO माइनस, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको आइडेंटिकल मिल रहे हैं, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बट वो आइडेंटिकल है, तो वो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो सकता है, वहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ये हम मान सकते हैं। अब हमें आगे ये देखना है कि अगर मैंने आपको ये कहा कि कोई भी एसिड है, ठीक है, तो कोई भी एसिड अगर मैंने कहा वहाँ पे कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ हम कौन से पैरामीटर्स या वहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक है और दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कम एसिडिक है। ये कैरेक्टर्स जो होते हैं या ये पैरामीटर्स जो होते हैं, ये चेक करने के लिए वी हैव वैल्यू ऑफ Ka एंड Pk, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड Pk की वैल्यू हमें वहाँ पे देखनी पड़ेगी। अब Ka और Pk की वैल्यू जो है वहाँ पे, जैसे आपको थोड़ा सा याद होगा तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का जो चैप्टर हम देख रहे थे उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि Ka और Pk ये दो जो वैल्यूज़ है इनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को वीक या स्ट्रॉन्ग उसमें ही वीक या स्ट्रॉन्ग उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। वहाँ पे वैल्यूज़ दी है, देखो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, आपका टेक्स्ट बुक आपको देखना होगा, पढ़ना होगा, वैल्यूज़ आपको रटनी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं होती, एटलीस्ट ऑर्गेनिक में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे देखो पेज नंबर 276 पे यहाँ पे एक एसिड दिया हुआ है, यहाँ पे Pka वैल्यू है और यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ है, ठीक है। सो यहाँ पे एसिड है, उसकी मैं बात करूँगी बाद में क्या है, वो पहले Pka वैल्यू देखो, Pka वैल्यू 2.56, ठीक है, ये 2.86, 2.90 और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब इससे हमें यही पता चल रहा है कि Pka वैल्यू, Pka इसकी मैं बात कर रही हूँ विच इज़ माइनस लॉग ऑफ Ka, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ Ka, तो Pka जो है उसकी वैल्यू अगर कम है, लेस, उसकी वैल्यू अगर कम है, मतलब ये मैं बता रही हूँ Pka की वैल्यू अगर कम है तो एसिडिक नेचर या एसिडिटी जो है वो बढ़ती है। Pka की वैल्यू अगर कम है तो एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैंने कहा कि जैसे Ka की वैल्यू हाई होनी चाहिए, Pka की वैल्यू सपोज ऐसे मैंने कहा कि Ka की वैल्यू क्या है, हाई है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, Pka की वैल्यू क्या है, कम है, तो वो एसिड क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ पे देखो Ka की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कम है, Pka की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। बेसिकली ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, Ka और Pka की वैल्यू जो होती है वो थोड़ा अलग तरीके से प्रोपोर्शनलिटी दिखाते हैं टुवर्ड्स एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और टुवर्ड्स नेचर ऑफ एसिड्स बेसिकली। सो यहाँ पे ये चीज़ें है, इसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि एसिडिक कैरेक्टर की ही बात हो रही है तो और कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कहा कि F यहाँ पे है, मतलब सपोज़ मैंने कहा कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, क्या है ये है आपका एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है। यहाँ का एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया यहाँ पे और यहाँ पे F लगा दिया, मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे आप अगर बोल सकते हो तो यहाँ पे फ्लोरो एसिटिक एसिड यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, ठीक है। सो ये एसिड प्रिपेयर हुआ। अब ये भी हो सकता है CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि Cl भी आ सकता है, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे Br आ सकता है, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे I भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर
वे में अगर आप देखोगे तो मोनो हेलो एसिटिक एसिड, बेसिकली मोनो हेलो एसिटिक एसिड की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे एक ही हैलोजन हमने हर एक में अटैच किया है, सो इट इज़ मोनो हेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आप, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा है, इसका एसिडिक नेचर जो है वो सबसे कम है। एसिडिक नेचर क्या है, सबसे कम है। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ख्याल आपको रखना होगा। जैसे टेक्स्ट बुक में तो मेंशन किया ही है वहाँ पे कि हैलोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बेसिकली उनको कहा जाता है, ग्रुप नहीं बोल सकते, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम्स है, वो एटम्स उनको बोला जाता है। अब यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे नीचे हम लोग जाएंगे। सो यहाँ एक चीज़ हो रही है कि एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज़ होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, मतलब इसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी। pKa वैल्यू क्या है, सबसे कम है, इसलिए एसिडिक नेचर ज़्यादा है। इसकी pKa वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए एसिडिक नेचर क्या है, कम है। ठीक है, सो इन दिस वे ये भी यहाँ पे उन्होंने दे के रखा है कि बेसिकली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर वहाँ पे हाई होगी तो हैलोजन जो होते हैं एज अ मतलब हायर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हैलोजन ग्रेटर इज़ द स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, वही उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू जितनी हाई है, ठीक है, उतना उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वहाँ पे स्टेबल होगा। जैसे अगर मैंने कहा कि ये है पर्टिकुलर, हाँ, ये वाला एसिड मैंने यहाँ पे लिया, उसको H2O में डाल दिया। ठीक है, उसको कहाँ डाल दिया, H2O में डाल दिया, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, थोड़ा सा मुझे बताने की कोशिश करो। इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे F एज इट इज़, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस, ये बनेगा इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, सो ये कॉन्जुगेट बेस जो है वो सबसे स्टेबल है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन की। सो यहाँ पे CH2COO ये जो है ये आपका कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे हो गया। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की जितनी बढ़ रही है उतने उसके पर्टिकुलर कॉन्जुगेट बेस की भी स्टेबलाइजेशन बढ़ रहा है, उतना उसकी pKa वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, और एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। अब मैं यही बताना चाह रही थी आपको कि यहाँ पे थियोरेटिकल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, थियोरी पार्ट बहुत दिया है, तो थियोरी पार्ट को जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब तक आप अच्छे से नहीं देखोगे, तब तक तो आपको समझ में आना बहुत मुश्किल होगा। सो थियोरी पार्ट को बहुत अच्छे से करो, अच्छे से वहाँ पे ये करने की कोशिश करो। ठीक है, लर्न करने की कोशिश करो, रीड करने के बाद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो, बिकॉज एसिडिक नेचर होना, कॉन्जुगेट बेस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ हैलोजन्स क्या है, उसका कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है मोनो हेलो एसिटिक एसिड पे, ये सारी चीज़ें काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन के बारे में पता नहीं है, अगर आपको Ka और pKa के बारे में पता नहीं है, हाउ Ka एंड pKa वैल्यू अफेक्ट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अगर आपको पता नहीं है तो बहुत मुश्किल हो सकता है। फिर आपको थोड़ा सा 11 का टेक्स्ट बुक खोल के ही देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ठीक है, तब तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख के ही दिया था कि pKa वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर कम होगा, pKa वैल्यू अगर कम है तो एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब pKa ये जो वैल्यू होती है एक्चुअली इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर आप ये बोल सकते हो। और Ka क्या है, Ka तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है एसिडिक कैरेक्टर से। सो इस तरीके से हमने देखा। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जैसे मैंने कहा था कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम पढ़ते हैं
तो बहुत से क्राइटेरिया, बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए। बट और एक पॉइंट अभी भी बाकी है, जो पॉइंट यहाँ पे आगे हमें देखना है। कौन सा पॉइंट है वो? बेसिकली वो पॉइंट यहाँ पे है, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनकी एसिडिक नेचर को, उनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना, उनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना। एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 276 पे उन्होंने एक बहुत अच्छे से प्रॉब्लम 12.1 दिया है। यू हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर मैटर, व्हाट इज़ गिवन इन दैट पर्टिकुलर मैटर, और कंटेंट क्या है वो देखना होगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना, इट इज़ टोटली ऑन द बेसिस ऑफ pKa वैल्यूज़। pKa वैल्यूज़ के बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। रादर उन्होंने pKa वैल्यूज़ मेंशन भी की है, अल्कोहल की, फिनॉल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। उतनी 3 जो है वो करके रखो, ये मैं बता रही हूँ आपको। उतनी 3 जो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे आपको करके रखनी है। बट आज अभी जो मैं एसिडिक कैरेक्टर आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिनॉल का एंड अल्कोहल का, एंड देन वी विल अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। ठीक है, वो हम अब करने वाले हैं। उसके बेसिस पे CET में 100% क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चंस आपको इस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आ सकते हैं, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैं अभी आपको दे रही हूँ, ना ही pK वैल्यू के बेसिस पे ये हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे, जो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है वो नो डाउट आपको क्वेश्चन करना है, वो सॉल्यूशन भी रीड करना है, समझ में आएगा, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। बट यहाँ पे मैं जो एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर कर रही हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का विथ फिनॉल एंड विथ अल्कोहल, दैट एक्सप्लेनेशन इज़ लिटिल बिट डिफरेंट दैन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन हो रही है। किस चीज़ की कंपैरिजन हो रही है यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, और यू कैन से एसिडिटी। एसिडिक कैरेक्टर को हम क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं। कौन कौन से एसिडिक कैरेक्टर को, कौन से कंपाउंड्स लेने हैं हम आपको यहाँ पे? सबसे पहले तो अल्कोहल लेना है, दूसरा यहाँ पे लेना है फिनॉल, तीसरा यहाँ पे लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हम फिलहाल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तीनों आपको यहाँ पे लेने हैं। तीनों की एसिडिटी, तीनों का एसिडिक कैरेक्टर, तीनों का एसिडिक बिहेवियर, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, वो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। अब आप बोले कि मैम ये आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज इसके पहले आपने चैप्टर पढ़ा है अल्कोहल और फिनॉल, उसमें कवर अप हुआ है। अब आप पढ़ रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीनों भी एसिडिक नेचर दिखाते हैं। वो एग्जामिनर सोच के क्वेश्चन आपको दे सकता है कि कंपेयर एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आप वहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये हमने नहीं देखा, ऐसे इस तरीके के आंसर्स वहाँ पे नहीं चलते। ओवरऑल व्यू जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अल्कोहल में भी हमने देखा था कि अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा तो भी दिखा रहे हैं, भले ही वो लिटमस के ऊपर कुछ एक्शन नहीं दिखा रहा, रिजल्ट नहीं दिखा रहा। फिनॉल मिलियन टाइम एसिडिक देन अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक है। अब तीनों के एसिडिक नेचर किसकी ज़्यादा, किसकी कम, किसकी मिडल में, ये हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ROH करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ROH अगर वाटर में आएगा तो वो क्या बनाएगा? यहाँ पे RO माइनस एंड H3O+, ये बनाएगा। बिल्कुल एक्वस सॉल्यूशन तो बनाने पड़ेंगे तीनों के। ठीक है, अब यहाँ पे फिनॉल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ऐसे लिख रही हूँ अभी फिनॉल, यहाँ पे H2O, यहाँ पे है फिनॉक्साइड आयन, और यहाँ पे H3O+। ठीक है, ये फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH अभी लिखा था, प्लस H2O,
RCOO माइनस प्लस H3O। हर एक के नाम जान लो, अल्कोक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। फिर से बता रही हूँ, अल्कोक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अब आप बोलो मुझे, हमें तीनों की एसिडिटी को कंपेयर करना है। इट मीन्स दैट ये तो एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहे हैं, मतलब ये एसिड है, उनके कॉन्जुगेट बेस कौन से हैं, ये, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है यहाँ पे, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेसिस हर एक स्टेप में अलग अलग आपको मिल रहे हैं, अल्कोहल से अल्कोक्साइड, फिनॉल से फिनॉक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन, ये जो कॉन्जुगेट बेसिस है ना, इनके स्टेबलाइजेशन के बारे में, ये कितने स्टेबल है, ये खोया हुआ हाइड्रोजन उन्होंने, हर एक ने खुद का जो हाइड्रोजन है वो खो दिया है और फिर उतना ही बाकी रहा है। तो हाइड्रोजन देने के बाद जो यहाँ पे आयन बना है वो कितना स्टेबल है, ये हमें अब देखना है। ठीक है, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा रिस्पेक्टिव एसिड का, उतना वहाँ पे वो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा दूसरे से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास ये तीनों आ गए। अब हम स्टेबल नेचर कैसे डिटेक्ट करें, ये क्वेश्चन हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन ये, स्टेबल आप बोल रहे हो मैडम ये अल्कोक्साइड, फिनॉक्साइड, कार्बोक्सिलेट, ठीक है कॉन्जुगेट बेसिस है, बट वो स्टेबल है नहीं है, ये हम कैसे डिसाइड करें, बता रही हूँ। वो स्टेबल है नहीं है ये डिसाइड करने का एक तरीका हमारे पास है, जो हमने देखा है बहुत अच्छे से। पीके वैल्यू तो है ही, दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ, आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर वहाँ पे रहते हैं। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे कहा RO माइनस, इसके पास कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, इसके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, इसके पास देखो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे R, फिर क्या होगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो RCO माइनस डबल बॉन्ड O, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। व्हाट अबाउट दिस फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन जो है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो अब ये ऐसे बताना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मतलब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ का ऐसे ही यहाँ पे बता रही हूँ मैं, ये देखो इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ और ये यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया आपका फिनॉक्साइड आयन जो है उसका स्ट्रक्चर। फिनॉक्साइड आयन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले ये आपके सामने है। ठीक है, इसका एक ही है, इसका यहाँ पे 2 है। ये तो मतलब सबसे लेस एसिडिक होगा, लेस एसिडिक मतलब अल्कोहल सबसे लेस एसिडिक है। क्यों, इन तीनों में से, बिकॉज इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा रेजोनेंस से। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन में देखो ये स्टेब इतने बने हैं। ठीक है, मतलब ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक कौन है, फिनॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपैरिजन करनी है। आप बोलोगे कि मैडम कार्बोक्सिलिक एसिड कम होगा और फिनॉल ज़्यादा होगा, क्यों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा मिल रहे हैं। नहीं, और एक रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, और एक रूल को सबसे पहले प्रायोरिटी पे लो। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें निगेटिव चार्ज कहाँ लोकलाइज हो रहा है वो देखो। ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था, ये कार्बन पे,
फिर यहाँ कार्बन पे, फिर यहाँ कार्बन पे, फिर यहाँ कार्बन पे, ठीक है। मतलब इसमें से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि जहाँ पे निगेटिव चार्ज जो लोकलाइज हो रहा है ना, वो कार्बन पे हो रहा है, विच इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आना, इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। कार्बन इज़ नॉट दैट मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज वहाँ पे आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, बट 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही वो दिखाई पड़ रहा है। वो तो स्टार्ट वाला है और ये लास्ट वाला, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे आ रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज? कार्बन के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कार्बन, ठीक है। कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, जो कि कहाँ पे आना एक्सपेक्टेड है, हमें ऑक्सीजन के ऊपर ही रहना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आओ, ये वाले 2 जो है ये देखो, ये क्यों ज़्यादा स्टेबल है ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, ये सबसे 2 ही है बट आइडेंटिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड होगा, यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है, क्या है? निगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पे आया है, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पे आया है। मतलब क्या है? कुल मिला के क्या हो रहा है यहाँ पे? निगेटिव चार्ज जो है ना, वो निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ही आ रहा है, ना ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आ रहा है। कार्बन के ऊपर आ गया क्या निगेटिव चार्ज? आया यहाँ पे कार्बन के ऊपर? नहीं, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं आया। ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही रह रहा है, इसलिए तो स्ट्रक्चर को आइडेंटिकल कहा गया है, ठीक है। और इस तरीके से ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसको हाइड्रोजन के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज़ ये खुद में ही इतना स्टेबल है। ऑक्सीजन 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 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो खुश है, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होगा कार्बोक्सिलेट आयन का, ठीक है। यहाँ पे वो बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट लैक हुआ है। ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, ठीक है। सो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फॉर स्टेबलाइजेशन पर्पस ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे हमने कंपैरिजन की है। सो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से ये पता चला कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। देन आता है फिनॉक्साइड आयन, देन आता है अल्कोक्साइड आयन, ये लेस, ये मीडियम, ठीक है। जो पर्टिकुलर का आयन ज़्यादा स्टेबल है वो पर्टिकुलर एसिड क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। मतलब इन तीनों में एसिडिक कैरेक्टर अगर आपको दिखाना है, सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक दैन फिनॉल एंड देन अल्कोहल। ये एसिडिक ऑर्डर है, ये एसिडिक ऑर्डर है, और यही ऑर्डर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू pKa वैल्यू भी आपको यही ऑर्डर मिलेगी। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो अब यहाँ पे उन्होंने दिया है कि pKa वैल्यू मेंशन की है अल्कोहल फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड की। pKa वैल्यू मेंशन की है, अल्कोहल की कितनी है? यहाँ पे अल्कोहल की है 16, फिनॉल की कितनी है? यहाँ पे 10, कार्बोक्सिलिक एसिड की कितनी है? यहाँ पे 4.5। ये है pKa वैल्यू। अब आप एसिडिक ऑर्डर चेक करो, ये pKa वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ये लेस एसिडिक होगा, ये मीडियम और ये मोर एसिडिक। वही ऑर्डर मैंने लिखी है यहाँ पे, वही ऑर्डर वहाँ पे लिखी है। अब आ गया समझ में कि टेक्स्ट बुक में जो दिया है टोटली इट इज़ बेस्ड ऑन pKa वैल्यू, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन में ये कॉन्जुगेट बेस का डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे है कि फिनॉल के केस में उन्होंने ये कहा है
कि फिनॉक्साइड आयन का स्टेबलाइजेशन तो हो रहा है, बट द स्ट्रक्चर्स आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। वो तो है, स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं है। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, in case of resonance of carboxylate ion, we will get two different structures which are equivalent to each other, and in that particular structure more electronegative oxygen carries a negative charge, which is very worth to have a stability for a particular carboxylic acid। ठीक है, सो यही यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स दिए हैं, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे पॉइंट्स उन्होंने मेंशन कर लिए हैं। सो ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इतना ही बताना चाह रही हूँ कि यू शुड हैव अ प्रॉपर रीडिंग ऑफ द पर्टिकुलर पेजेस में बता रही हूँ आपको। पेजेस है वहाँ पे 275 276, ये जो पेजेस हैं ये पेजेस आपको रीड करना होगा। रीडिंग करने के बाद ही समझ में आ सकता है। ये जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ये आप नोट डाउन करो, कुछ भी वहाँ पे जैसे आपको अच्छा होगा क्लिक कर लो, बाद में आप अच्छे से नोट डाउन करो, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट जो बता रही हूँ प्लीज़ अच्छे से याद रखो। ये जो क्वेश्चन है, कंपेयर एसिडिक नेचर, एसिडिक बिहेवियर, एसिडिटी